एग्जाम कैसा गया पहले तो ये बताइए। बहुत लोग का है हाँ सर क्लियर आ रहा है, चलिए ठीक है। एग्जाम इंग्लिश का ठीक ठाक गया है आप लोग का। एक बच्चा तो लिखा है कि पूरा तहलका मचा दिए हैं। अब आपको फिजिक्स में भी तहलका मचाना है और केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप लोग देख रहे होंगे चैनल को, तो टॉप 100 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन हम फिजिक्स का दिए हैं। आप कम से कम इतना भरोसा करिए कि हाँ क्वेश्चन मैच करेगा, है ना। क्वेश्चन मैच करना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैच करेगा, क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। अगर आप लोग का सब्जेक्टिव होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। सब्जेक्टिव में क्लास 12th में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए थे। 6 क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें 6 में से 4 बनाना रहता है। 10 क्वेश्चन दिए थे और वो 10 में से 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 4 का 4 मैच कर गया था। तो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से मैच कर जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जिस तरह का आप लोग का जैक का मॉडल सेट दिया है उस तरह का बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन उस तरह का नहीं दिया है। जैसा क्वेश्चन दिया वैसा ही क्वेश्चन आज हम लाए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखिए मस्त गया सर, चलिए 35 सही हुआ है कि नहीं का, ठीक है, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है बोल सकते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, जैसा आप लोग हल्का मचा करके आए इंग्लिश में, वैसा ही आप लोग को फिजिक्स में भी मचाना है। फिजिक्स का रिवीजन भी करवाएं आप लोग को बढ़िया से, ठीक है। और मैथ्स का, उसके बाद मैथ्स का भी 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है टॉप 50 करके, 2 होगा, देखिए दोनों को देखिएगा। फर्स्ट में 7 चैप्टर का है और सेकेंड में नेक्स्ट 7 चैप्टर का है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मतलब टाइप तो मैच कर ही जाएगा, डिजिट चेंज हो जाए तो मान सकते हैं, लेकिन टाइप मैच कर जाएगा, एकदम आप भरोसा रखिएगा आप लोग। खासकर अगर 12th का हम अगर चैनल में देखिएगा, 12th का जो डाला हुआ है वीडियो, है ना, उसमें जो गेस्ट क्वेश्चन किए हैं वो गेस्ट क्वेश्चन का एक बार देखिएगा, मतलब कमेंट देखिएगा, व्यू देखिएगा, क्या गया हुआ है, पता चल जाएगा कि हाँ मैच करता है कि नहीं मैच करता है। अब आप लोग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, जानते हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज का रात आप लोग के लिए अंतिम है। अंतिम मतलब क्लास 11th का फिजिक्स का, अंतिम नहीं हो गया है, क्लास 11th का फिजिक्स का है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, लिख दिया अंतिम युद्ध। चलिए आते हैं। अब जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। गुड इवनिंग का जरूरत नहीं है, अभी गुड इवनिंग ही है सबका, आप लोग का इवनिंग गुड हो जाए तब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो है, अब ये बोलिएगा हम ये सैंपल रेडी कैसे किए हैं। जितना क्वेश्चन जिस चैप्टर से आ रहा है उतना ही क्वेश्चन उस चैप्टर से दिए हैं। 40 ये क्वेश्चन बढ़ गया है, शायद 41 क्वेश्चन हो गया है। सेम जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर से अगर 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उतना ही लिए हैं, सेकंड चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ रहा है उतना ही लिए हैं, ठीक है। मतलब सेम टाइप का लिए हैं, पूरा ना आगे लिए हैं पीछे लिए हैं, ठीक है। देखिए SI यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट भी पूछता है और डायमेंशन भी पूछता है। तो पहला बात तो यह कि यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, दोनों को निकाल सकते हैं आराम से। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, E इक्वल्स टू ये होता है एच न्यू, E इक्वल्स टू क्या है, एच न्यू होता है, ये न्यू को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो न्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल्स टू आ जाएगा E/h, पता है ना, E/h। अगर जिनको याद नहीं होगा याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है इससे प्लैंक्स कांस्टेंट से। एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, उल्टा ले लिया क्या, एच का निकालना था, एच का निकालना है, एच का ले लेते हैं, न्यू का एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच इक्वल्स टू आएगा E/न्यू। तो ई का एनर्जी का होता है जूल, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है, और न्यू फ्रीक्वेंसी इसका यूनिट होता है पर सेकेंड, पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो आ जाएगा जूल सेकेंड, ये हो जाएगा इसका यूनिट। मतलब ये हो गया आपका आंसर, क्या हुआ, जूल सेकेंड, ये हो गया। अगर इसका डायमेंशन पूछता है, कभी कभी डायमेंशन पूछता है, तो आप डायमेंशन भी निकाल लीजिएगा। एनर्जी का डायमेंशन जो है ये होता है mL/2T-2, और न्यू फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड। अब सेकेंड, सॉरी क्या लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का होता है T⁻⁻1। डायमेंशन लिख दे रहे हैं, आप लोग बता दे रहे इसलिए ना क्योंकि दोनों आता है, हम तो यहाँ यूनिटी दिए हैं। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा mL2 और T-1 आ जाएगा, mL2T-1। तो याद रखिएगा प्लैंक्स कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, या तो डायमेंशन या फिर यूनिट, जो भी पूछेगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है वो देखिए। अब सोचिएगा डायमेंशन ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, हम इसके पहले जो आप लोग को वीडियो रेडी करके दिए हैं चैप्टर वाइज, उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं। इसमें आज है लास्ट, इसमें कम क्वेश्चन लिए हैं, इससे सिग्निफिकेंट फिगर से, उसको उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। टॉप 100 क्वेश्चन का जो है वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, है ना।
अब यहाँ पर देखिए ये सिग्निफिकेंट, इसका हम लोग को चेक करना है। क्या आप लोग पढ़े होंगे कि 0 पॉइंट अगर रहेगा उसके बाद जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, मतलब ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये दोनों क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट कितना हो गया, बचा कौन, ये तीनों आपका जो है ये सिग्निफिकेंट हो गया, ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट इसका, 1 2 3, 3 डिजिट है ना, 1 2 3, 3 डिजिट सिग्निफिकेंट हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट। पढ़े होंगे आप लोग, हम भी आप लोग को पढ़ाए हैं। अभी तो क्लास 12 चल रहा था आप लोग का, है ना, क्लास 12 का बैच चल रहा था, लेकिन फिर भी एक सप्ताह के लिए ब्रेक करके आप लोग को 11th का रिवीजन करवाया गया, तो उसमें बहुत कुछ जहां तक हो पाया हमसे हम करवाए हैं, देखिएगा आप लोग। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी निगेटिव, कौन निगेटिव हो सकता है ना, कैन बी निगेटिव, कौन निगेटिव हो सकता है। जो क्वांटिटी वेक्टर होगा वही निगेटिव हो सकता है, जो स्केलर होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद मास ये स्केलर क्वांटिटी है, बचा कौन, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है। अगर आप आगे जाएंगे उसको अगर आप पॉजिटिव लीजिएगा, तो पीछे जाएंगे उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। कोई लिख रहा है सुनने में आया था कि 12th का सारा क्वेश्चन मैच कर गया, सुनने में क्या आया है, वीडियो अपलोड किया हुआ है, और क्वेश्चंस तो आप लोग प्रीवियस ईयर में जो 2025 का क्वेश्चन है वो देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन को लेके खुद मैच करवा लीजिए, आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ मैच करता है कि नहीं मैच करता है। ठीक है, तो वो आप लोग को देखना है, मैच कर रहता है, सब्जेक्टिव पूरा मैच कर जाता है, ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन सब्जेक्टिव पूरा मैच करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हो गया आपका टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका स्लोप ऐसे ग्राफ इस तरह से बनेगा, तब स्लोप बनेगा थीटा, थीटा हो जाएगा। तो थीटा जो लीजिएगा स्लोप, ये देता है वेलोसिटी, कैसे वेलोसिटी देगा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। अगर आप निकालिएगा टेन थीटा, क्या निकालिएगा, टेन थीटा स्लोप, तो टेन थीटा अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एस बाय टी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या देता है, वेलोसिटी, मतलब स्लोप जो है वो क्या दे दिया, स्लोप दे दिया वेलोसिटी। स्लोप जहां निकालना होगा टेन थीटा निकालिएगा, और टेन थीटा आपका जो है वो ये देगा वेलोसिटी, ये आपका हो गया वेलोसिटी। क्लियर है, ठीक है। कहीं आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइएगा, चैट में भी आप लिख सकते हैं, एंड अगर समझने में प्रॉब्लम हो या कुछ और प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, और सिर्फ ग्रेविटी है इसमें। ठीक है, तो क्या व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा बढ़िया, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला बताए थे, एस एन एथ या एच एन एथ बोल सकते हैं, u प्लस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन होता है, ऊपर से नीचे आ रहा है जी बाई टू ले लिए, u तो आपका जीरो है, थ्री फॉल हो रहा है, जीरो हो रहा है, जी आपका कितना ले लेंगे 9.8 ही ले लीजिए, 9.8 बाई टू, और टू कितना सेकेंड है, थर्ड सेकेंड, मतलब n का वैल्यू 3 हो गया माइनस वन। क्या लिए समझ में आया फॉर्मूला, u प्लस जी बाई टू टू एन माइनस वन, जी का वैल्यू 9.8 और n आपको बोल दिया थर्ड सेकेंड, तो n का वैल्यू 3 पुट कर दिए। क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करिएगा, इसको डिवाइड करिएगा तो 4.9, 2 3 जा 6 माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा ना, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24 हो जाएगा, 24.5 मीटर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आया आप लोग को, है ना। चलिए क्या क्या आप लोग अपने में बात कर रहे हैं, चैट में ही बात करना है, बात करने का मूड अगर हो डायरेक्ट फोन करके बतिया लीजिए, अब ये चैट में ही बातचीत चल रहा है। चलिए ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन वेक्टर नहीं है, चैप्टर 2 में आ गए हम लोग, अब चैप्टर 2 चैप्टर 3 में आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर वेक्टर आपका चैप्टर 3 में है, मोशन इन अ प्लेन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड वेक्टर नहीं होता है, और एक्सेलरेशन वेक्टर, क्योंकि सब स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, और उसका डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्पीड।
नेक्स्ट में आइए, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन देयर रिजल्टेंट इज आल्सो द सेम मैग्नीट्यूड इज, तब सेम मैग्नीट्यूड इज, एंगल क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। मतलब दो वेक्टर है, ये क्लास में क्वेश्चन आप लोग करवाए भी होंगे, अगर याद होगा तो आप लोग डायरेक्ट इसको टिक कर लीजिएगा। दो वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, चलिए ए भी ले लीजिए, आपका ए एक्स है, बी भी आपका क्या है एक्स है, और रिजल्टेंट भी बोल रहा है सेम ही है, रिजल्टेंट भी सेम है, तब उसका एंगल क्या होगा ये बताइए। एंगल के लिए क्या लेंगे फॉर्मूला, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पड़े पहले वो बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जल्दी से बताइएगा आप लोग, इसमें जो ये फॉर्मूला किनको याद है, आप लोग को याद है कि नहीं? ये फॉर्मूला आपका 11 से लेकर 12 तक सब में यूज होता है, याद रखना है, अगर नहीं याद होगा याद रखिएगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा तो आर स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा। चलिए याद है, बढ़िया बात है, कमेंट कर रहे कहाँ सर याद है। आर सबका वैल्यू एक्सपुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, होगा ना। एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, क्या बच्चा 0, इधर आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस में आ गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर को ऐड करके, एक्स स्क्वायर मत कर दीजिए, बहुत लोग कर देते हैं, क्लास हम चेक करते हैं तो ये ऐड कर देते हैं। अब ये एक साथ है, कैसे इसके साथ ऐड होगा, आप इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा, क्लियर है। अब ये 2x स्क्वायर को लाके इधर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1/2 इक्वल्स टू क्या आ गया, कॉस थीटा। अब ये बताइए कि -1/2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, याद है आप लोग को, इसका वैल्यू होता है 120 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये कॉस 120 डिग्री इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस कैंसिल करिएगा, 120 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा। देखिए ऑप्शन आपका 120 डिग्री है या नहीं है, 120 डिग्री, ये है ऑप्शन सी। तो ये दोनों क्वेश्चन जो था वो वेक्टर से था, ठीक है। अभी और भी देख लीजिए, केमिस्ट्री का क्लास करवाते आप लोग कर रहे हैं, केमिस्ट्री का भी क्लास होगा सर। केमिस्ट्री सर में आज बैड लक हुआ कि सर के नाना जी का डेथ हो गया, सर आए हुए थे यहाँ वीडियो ही बनाने के लिए, क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से फोन आया, वो चले गए, ठीक है। तो चांस कोशिश करेंगे कि हम कल तक पॉसिबल होगा तो कुछ केमिस्ट्री का भी ले आए हैं ना, सर को बोले हैं, अगर सर ठीक ठाक रहेंगे तो देखते हैं कल, तो कल सुबह का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, पार्टिकल जो है वो सर्कल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होगा। बहुत बार लगता है कि स्पीड का मैग्नीट्यूड को ही वेलोसिटी बोलते हैं, तो स्पीड अगर कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में क्या होता है, v का वैल्यू, अगर आप 5 का स्पीड से अगर आप राउंड कर रहे हैं तो आपका स्पीड हमेशा 5 ही रहेगा, लेकिन ऐसे होगा, यहाँ लीजिएगा तो यहाँ डायरेक्शन इधर होगा, इधर आया तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर आया डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर आया डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो आपका 5 है, लेकिन जब आप गोल गोल घूम रहे हैं ना, तो डायरेक्शन जो आपका वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या होता है, लॉन्ग द टेंजेंट, अगर यहाँ कोई किसी चीज को बांध के घुमा रहे हैं, यहाँ छोड़िएगा ऊपर भागेगा, यहाँ छोड़िएगा आगे भागेगा, यहाँ छोड़िएगा नीचे भागेगा, यहाँ छोड़िएगा आगे भागेगा, होगा ना ऐसा। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, याद रखिएगा। सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को बोलते हैं वेलोसिटी ना, तो डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी चेंज कहां पर लिखिए, वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी चेंज इन मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्लियर है। चेंज इन डायरेक्शन आप लोग भी कमेंट में कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप लोग को आता है, बहुत अच्छी बात है। द टाइम ऑफ फ्लाइट टी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा विथ स्पीड u इज गिवन बाय, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। फॉर्मूला डायरेक्ट लेना है, टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल्स टू, पढ़े होंगे आप लोग, 2u sin थीटा बाय g, है कि नहीं है, होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी है 2u sin थीटा बाय g। प्रोजेक्टाइल मोशन से अक्सर आपका 3
एक हो गया रेंज का फॉर्मूला, उसके बाद हो गया आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, ये चांसेस है। और जो बताएं कि रेंज मैक्सिमम कब होता है, एक ही पॉइंट पे कब जाकर गिरता है, वो सब जो क्वेश्चन को याद रखिएगा, वो सब क्वेश्चन में आने का चांस पूरा बनता है। जो हम दिए हैं टॉप 100 क्वेश्चन वाले में, उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होता है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। देखिए दो डायरेक्शन, दो एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल। लेकिन टेंजेंशियल तब आएगा जब स्पीड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। यहाँ पर तो यूनिफॉर्म बोल दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया है, मैग्नीट्यूड चेंज तो हो नहीं रहा है, मतलब टेंजेंशियल आएगा नहीं। तो आपका कौन सा आएगा? सिर्फ आएगा आपका इधर, ये सेंटर के तरफ। और जो सेंटर के तरफ आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आता है। किधर होता है? सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, अलोंग द टेंजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर मीनिंग टुवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, और वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आप लोग एक दूसरे को हेलो हेलो कर रहे हैं, है ना। बातचीत करने का मौका आप लोग को बाद में मिल ही जाएगा। अवे फ्रॉम द सेंटर कौन है भाई? अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है, अवे फ्रॉम सेंटर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन बातचीत कम करिए और पढ़ाई के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। आप इसी चैट में ध्यान देते रहिएगा तो पता चल रहा है वीडियो तो कम देख रहे हैं, चैट में लगे हुए हैं। आपको जरूरत है वो सब चीज पूछिए, है ना। हम जो क्वेश्चन करें उसका आंसर करिए। अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। अगर यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी मूव कर रहा है, मोशन यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0। आप चल रहे हैं लेकिन आपका वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। और एक्सेलरेशन अगर नहीं होगा तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को 0 पुट करिएगा तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स होगा 0। बहुत बार लगता है कि मोशन कर रहे हैं तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, जरूरी नहीं है। फोर्स लगेगा तब जब एक्सेलरेशन होगा, नहीं तो अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तब उसमें फोर्स नहीं लग रहा है। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट में आइए। अ मैन ऑफ मास 60 kg is standing in a lift accelerating upwards at 2 meter per second square. The apparent weight of the man is। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बताए थे आप लोगों को, या आप लोग पढ़े होंगे अपेरेंट वेट पढ़े हैं। ठीक है, ये अपेरेंट वेट में क्या पढ़े होंगे देख लीजिए, ऐसे करके लेते हैं, इस तरह से है। अगर ये ऊपर जा रहा है, अगर क्या जा रहा है, ये लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रहा है तो स्यूडो नीचे लगेगा, तो स्यूडो लगेगा ma और वेट क्या होगा? mg, दोनों होगा अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट ऊपर जा रहा है ना, अपवर्ड जा रहा है, तो दोनों लगेगा, अपेरेंट वेट आपका हो जाएगा ma प्लस mg। और अगर नीचे जाता तो ये होता mg माइनस ma, घट जाता है ना। तो यहां से m कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? a प्लस जी। m देखिए m कितना है, मास दिया हुआ 60 kg, एक्सेलरेशन है 2 और g 10 ले लीजिए, तो 12 6 क्या आ जाएगा? 72 न्यूटन। देखिए ये हो जाएगा आंसर आपका 72 न्यूटन। सर पेपर लीक कर रहे हैं ना, भगवान करे आ जाए सबका सब, आप लोग को फायदा हो जाएगा। लीक तो होता ही है, लेकिन ये पेपर लीक वाला पेपर नहीं है, हम अपने से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को। ये नहीं कि पेपर लीक वाला हम कहीं से लाए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक, इस बात का भरोसा करिए बस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्लियर है, 72 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस। कौन जो है फ्रिक्शन को अफेक्ट नहीं करता है? अफेक्ट नहीं करने का मतलब ये हुआ कि जिससे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है, किस पर नहीं करता है? नेचर ऑफ सरफेस पे करता है, नॉर्मल फोर्स पे करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे नहीं करता है, नन ऑफ दिस। ठीक है, मतलब कितना बड़ा भी एरिया ले लीजिए सरफेस, बताए थे आप लोग को कि आप 5 kg का एक छोटा सा वजन लीजिए या 5 kg का एक बहुत बड़ा सा सीट ले लीजिए, मतलब क्या उसको बोलते हैं? सीट, है ना। दोनों को खींचिएगा, फोर्स सेम लगाना पड़ेगा, है ना, चाहे कितना भी रफ सरफेस है। ये नहीं सुना रफ सरफेस रहेगा तो सीट में ज्यादा
मतलब कि एरिया है तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और मान ले 5 kg का कोई वजन है, कम एरिया, कम फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा नहीं है। एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता है, बहुत बड़ा हो चाहे बहुत छोटा हो, वजन पे डिपेंड करता है, वेट पे, नॉर्मल एक्शन पे। इसलिए नॉर्मल एक्शन अगर सेम तो आपका फ्रिक्शन सेम लगेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। A book is lying on a table which force balances its weight। नॉर्मल सा बात है, एक टेबल पे एक बुक को रख दीजिएगा तो नीचे क्या लगेगा, mg, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, वही वेट को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये क्या हुआ, फोर्टीन के बाद ही है, 14 के बाद आपका 15 लगता है, एक क्वेश्चन छूट गया है, 15 का क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसका आंसर दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा यहाँ छूटा हुआ है, हो सकता है छूट गया होगा। 1 किलोवाट आवर, शायद ये है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो कितना होता है। तो 1 किलोवाट आवर 3.1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट आवर। कैसे आता है ये भी समझ लीजिए, किलो 1 किलोवाट आवर, ये समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। किलो का मतलब हुआ 10⁻³ 1000, और आवर को सेकंड में करिएगा कन्वर्ट तो 3600 आएगा ना, 60 इंटू 60 मिनट और 60 सेकेंड। बस ये कन्वर्ट हो गया किस में, आपका जूल में। वाट और सेकेंड को जूल बोला जाता है। ये हो गया 3.630 और 30, 10⁶ वाट और सेकेंड को बोलेंगे जूल। कैसे जूल बोलेंगे, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम, तो वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम हुआ, तो जूल इक्वल्स टू क्या हो गया, वाट इनटू सेकेंड। समझ रहे हैं ना? तो 3.6 इंटू 10⁶ ये होगा 1 किलोवाट आवर इज। क्वेश्चन थोड़ा छूटा हुआ है इसमें, है ना। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगा पोजीशन पे। W इक्वल्स टू क्या होता है, mgh, या पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं आप लोग। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, तो हाइट पे डिपेंड करता है। पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड, स्पीड पे करेगा नहीं, टेम्परेचर पे करेगा नहीं, शेप पे करेगा नहीं। पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड mgh, तो h पे से डिपेंड करता है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सर कैसे पता चलेगा 11th क्लास का किस टाइम क्लास होता है। अच्छा, वो बाद में कॉल कर लीजिएगा, आप लोगों को डिटेल बता देंगे। एक और बच्चा लिख रहा है कि 2000 में दे रहा है, जिसको लेना है ले सकता है। ऐसा कुछ काम मत करो यार, है ना, 2000 में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पेपर लीक ऐसे तो होता नहीं है, अगर कहीं होता है तो ये सब काम में आप लोग इन्वॉल्व मत होइएगा। अपने पढ़िए, पास करना है 11th एटलीस्ट, अपने भरोसा रखिए, 2000 के चक्कर में नहीं पढ़ना है। एक दूसरे का लड़ाई यही चल रहा है सबका, भाई तू चुपचाप से अपना क्लास देख। हम ऐसा कमेंट पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप लोग जो है कमेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर का हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ऐसा है। देखिए यहाँ से आप बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, इसके पास यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वही यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े हैं, एनर्जी कंजर्व रहता है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी लीजिएगा पोटेंशियल है, यहाँ लीजिएगा टोटल तो काइनेटिक है। यही पोटेंशियल कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक में। तो आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के, और होता क्या है, mgh, फॉर्मूला है ये। m देख लीजिए, मास कितना है 1 kg, g 10 ले लेते हैं, RH 5, कितना आ जाएगा 50 जूल। देखिए ऑप्शन आपका 50 जूल ए में ही है। क्लियर है। इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, देखिए कॉलिजन से भी क्वेश्चन आ गया है ना, वर्क एनर्जी पावर का ही है। इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन द टू बॉडीज, बताए हैं आप लोग, अगर याद होगा तो बताइए कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है। दोनों कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी चिपक जाता है, एकदम यही बात आपको याद रखना है। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी चिपक जाएगा मतलब से मान लेते हैं कि कहीं गाड़ी जोर से चला, कीचड़ रोड से उछला और जाकर के दीवार में चिपक गया मतलब कॉलिजन तो हुआ, टकराया, तभी पहले टक्कर हुआ और टक्कर होने के बाद दोनों बॉडी चिपक गया। या बच्चा लोग ऐसा करता है कि रिक्शा जा रहा है या ऑटो जा रहा है, दौड़ते गए और जाके वहां पर उछल के लटक गए,
तो उछल के लटके जब, उस समय तो कॉलिजन हुआ, इन कॉलिजन के बाद दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तब उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, याद रखिएगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्या है, मूव टुगेदर आफ्टर कॉलिजन, ये हो जाए ऑप्शन मूव टुगेदर आफ्टर कॉलिजन। नेक्स्ट में आइए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 2m लाइज, सेंटर ऑफ मास, चलिए रोटेशन चैप्टर में हम लोग आ गए हैं, एक का मास हो गया m और एक का मास क्या है यहाँ पर 2m, मास m है और 2m है, क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी बॉडी की तरफ लाई करता है, एक तरफ 1 kg लटकाइएगा, एक तरफ 2 kg लटकाइएगा और उठाइएगा तो 2 kg की तरफ आपको इधर इधर पकड़ के उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर इसको मान लेते यहाँ पर 1 kg लटक रहा है और यहाँ पर 2 kg का लटक रहा है अगर, तब क्या होगा, अगर दोनों को आपको एक साथ ऊपर उठाना हो तो आपको इधर कहीं फोर्स लगाना होगा, इधर कहीं लगाना होगा, बीच में लगाइएगा एक साथ नहीं उठेगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे ही रह जाएगा, लेकिन इधर से अगर आप इसको ऊपर उठाइएगा ऐसे करके तो ये बॉडी एक साथ ऊपर जाएगा, तो जहां एक साथ मोशन होता है सेंटर ऑफ मास वहीं पे लाई करता है, समझ गए। तो किधर लाई किया, 2m के तरफ लाई किया, क्लोजर टू मास 2m, ये ऑप्शन हो गया आपका क्लोजर टू मास 2m, मास 2m के तरफ चला गया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास से ये क्वेश्चन है, आप लोग इतना चल लंबा चौड़ा एक बच्चा लिख रहा है कमेंट कि हम पढ़ नहीं सकते और पढ़ना चाहेंगे भी नहीं। आप लोग क्लास देखिए भाई, कल एग्जाम है, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी आप लोग को पढ़ना है, इसलिए ध्यान दीजिए क्लास में। द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन, द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन, रेडियस ऑफ गायरेशन किसको डिपेंड करता है, शेप ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ऑल ऑफ द अबव, सब पे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन। बॉडी कैसा है, बॉडी में मास किधर किधर कितना है, बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किया मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड कर गया। आई इक्वल्स टू बताया ना रेडियस ऑफ गायरेशन का, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, लेकिन के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, तो सब पे डिपेंड करेगा, इसलिए यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर प्योर रोलिंग द कंडीशन इज, प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, एकदम याद रखना है। रोटेशनल में रोलिंग मोशन का ये फॉर्मूला होता है, बॉडी जब रोल करेगा v इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आर ओमेगा, v इक्वल्स टू हो गया आर ओमेगा, बॉडी रोल करेगा, ऐसे से रोल करेगा, तब हम बोले ये लीनियर वेलोसिटी हो जाता है और ये एंगुलर वेलोसिटी होता है। जब बॉडी रोल करेगा तब ना लीनियर एंगुलर दोनों होगा, नहीं कि आगे भी बढ़ रहा है, बॉडी को आप लुढ़का दिए ऐसे करके, बॉडी आगे भी बढ़ रहा है, बॉडी घूम भी रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रोलिंग हो रहा है, तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी भी होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, दोनों होगा, तो ये हो गया आपका v इक्वल्स टू आर ओमेगा। इफ टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड टू अ व्हील, 20 न्यूटन मीटर का जो है टॉर्क लगाया जा रहा है, एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये निकालना है। एक बच्चा का हम आप लोगों का कमेंट पढ़ ही देते, क्या लिखता है, देखो गाइस सर सेटिंग किए हैं जैक से और इनके पास सब पेपर है लेकिन सर सब नहीं बता रहे हैं। अच्छा, जो बता रहे हैं वो क्वेश्चन मैच कर रहा है मेरे क्वेश्चन से, ऐसा बात है, इसका मतलब आपके पास होगा लीक वाला पेपर, मेरे पास तो नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन एक बार देख लो सब लोग, है ना, लेकिन पढ़ाई करिए आप लोग, ये सब चीज नहीं में रहिए। चलिए, इफ टॉर्क ऑफ, क्या निकालना हम लोग को यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉ इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, टॉ इक्वल्स टू होता है आई अल्फा, ये रोटेशन का फॉर्मूला है, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, तो यहां से हम लोग को आई निकालना है, तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टॉ बाई अल्फा, आई इक्वल्स टू क्या आएगा, टॉ बाई अल्फा, टॉ कितना है, टॉ है आपका 20 और अल्फा, अल्फा कितना है, अल्फा आपका दिया देखिए यहाँ पर 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कैंसिल करिएगा तो क्या आ जाएगा 4, टॉर्क का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, तो ये 4 ऑप्शन देखिए बी है, केजी मीटर स्क्वायर हो गया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 23 में, द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है। अब ग्रेविटेशन का भी एमसीक्यू चैप्टर वाइज हम डाले हुए हैं, अपलोड किए, जिस का चैप्टर वाइज अपलोड किया वीडियो, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, एकदम कवर हो जाएगा, नहीं कवर होने की बात है, पूरा कवर हो जाएगा, चैप्टर वाइज जो डाला उसको तो आप जरूर देखिएगा, उससे पूरा कवर हो जाएगा, अगर समय हो तो देख लीजिएगा, अब पहले देखे होंगे बहुत अच्छी बात है।
द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज कैसे करता है, पढ़े एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट के साथ भी डिक्रीज करता है, डेप्थ के साथ भी डिक्रीज करता है, मैक्सिमम सरफेस पे होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो सरफेस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ऊपर भी जाने से डिक्रीज करेगा, नीचे भी जाने से क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और सेंटर पे अगर लेंगे तो सेंटर पे डिक्रीज करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होगा। ठीक है, कभी कभी सेंटर का भी क्वेश्चन पूछता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, तो आप जीरो ले लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊपर मतलब डिक्रीज कब करेगा, तो ऊपर जाने से भी और नीचे जाने से भी। तो हाइट ओनली, डेप्थ ओनली, बोथ हाइट एंड डेप्थ, दोनों हाइट और डेप्थ पे ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। चलिए आप लोग का भी थोड़ा सा देख लिया जाए। वीडियो रिकॉर्ड करके दे दीजिएगा का बात नहीं है, ये जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है वो वीडियो अपलोडेड है, वो वीडियो अपलोड है, वो आप लोग देखिएगा चैनल में अपलोड किया हुआ, लिख रहा है सर सुबह तक वीडियो और रिकॉर्ड करके दे दीजिएगा। 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन तो दिया हुआ है चैप्टर वाइज, जो हम हर कुछ चैप्टर से 5, 7, 8 क्वेश्चन किए वो वाला देख लीजिएगा। और उसके बाद ये जो अभी करिए तो लाइव डायरेक्ट अपलोड रहेगा, सब लोग का वही है। ठीक है, चलिए आगे, आप आगे आते हैं। कुछ लोग सिंसियरिटी देख रहे हैं, हाइट और डेप्थ दोनों आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, एकदम अच्छे से लगे रहिए। जब पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़िए, ये बात सच्चाई है, तभी कुछ होने वाला है। इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड एंड डिस्टेंस इज हाफ्ड, मास को डबल कर दे और डिस्टेंस को हाफ कर दे, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स, अच्छा मास ऑफ बॉडी यहां लिखा है, यहां पर बॉडीज होना चाहिए, है ना, आर डबल्ड, और एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, मतलब पहले मास जो है, ऐसा क्वेश्चन में होना चाहिए मेरे हिसाब से, पहले मास m है, इसका मास m है, डिस्टेंस r है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद बोल रहा है कि मास को डबल कर दिया जा रहा है और डिस्टेंस को हाफ कर दिया जा रहा है, f डैश ले लीजिए, मास को आप कर दिए डबल, मतलब दोनों को कर दीजिए 2m और इसको कर दिए 2m, डिस्टेंस को कर दिया हाफ, r/2 कर दिए, ठीक है, तब क्या होगा, f इक्वल्स टू, फॉर्मूला लेंगे, f डैश नाम दे दीजिए, g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में कितना आ गया देखिए, तो 4, फिर जी एम स्क्वायर बाई नीचे आर स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब 16 आ गया, 16 जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कितना टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स ये हो गया, मतलब मास भी आपका डबल और डिस्टेंस हो गया हाफ, तो 2 और 2 मिलके 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर ऊपर ले जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, डायरेक्ट टिक मारिएगा, ऑब्जेक्टिव है, टिक मारने वाला है, इतना कैलकुलेशन तो कर रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, आप एकदम शॉर्ट में कैलकुलेशन करिएगा और उसको डायरेक्ट टिक करिएगा, बस गलत नहीं होना चाहिए, नहीं शॉर्ट करने के चक्कर में गलत कर दिए तब फायदा नहीं है, फिर शॉर्ट करने के चक्कर में स्टेप जंप करना तब है जब आ रहा हो, नहीं तो पूरा आप लिख करके बनाइए। 40 क्वेश्चन में आप 30 क्वेश्चन सही करिएगा, एटलीस्ट सही तो करिएगा, झबड़ हबड़ बनाए और पता चला सही वाला भी गलत करके आ गए। दूसरा बात यह है कि दूसरे का आंसर देख करके दूसरे भरोसा नहीं करना, ये नहीं कि आप मारे आंसर इसका आंसर मारे डी, बगल लगे देखे कि नहीं वो तो सी मारा हुआ है, अब आप फंस गए, आपको अपने से ज्यादा भरोसा बगल वाले पे होने लगेगा, नहीं लगता उसका सही है मेरा गलत है, तो ये नहीं करना है, आप अपने पे कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर आपका सही है तो ये सही होगा, बगल वाला क्या पता उसको आता है कि नहीं आता है ना, तीसरे दूसरे का नहीं, अपना ही भरोसा करिएगा। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस इज गिवन बाय, ये तो फॉर्मूला है अंडर रूट जी आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट जी आर, तो रूट जी आर कर दीजिए आराम से, याद रखिएगा, कुछ कुछ तो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट किस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 पाई आर प्लस एच का पावर 3/2 बाय, नीचे पढ़े हैं ये रूट जीएम, ये होता है, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब देखिए टाइम पीरियड में क्या नहीं आ रहा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ रहा है, मास ऑफ द अर्थ ये भी आ रहा है, मास एम जो है मास ऑफ द अर्थ है ये आ रहा है, मास ऑफ सैटेलाइट का मास कहीं नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी भी आपका आ रहा है, बस मास ऑफ ये एम को आप मास ऑफ द अर्थ होता है, ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है, यहाँ एम जो है मास ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ मास ऑफ सैटेलाइट कहीं नहीं आता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला में, तो ये हो गया आपका आंसर मास ऑफ सैटेलाइट सी, मतलब सैटेलाइट आप छोटा सा हो, बड़ा सा हो या बहुत बड़ा सा हो, उसका टाइम पीरियड सबका क्या होगा, सेम होगा, वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, अर्थ का मास तो कांस्टेंट है ही, मेनली हाइट पे डिपेंड कर रहा है, समझ गए बात को।
ये इसका ये हुआ जी, ये लॉक हो गया, इसको ये करना, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। हुक्स लॉ पढ़े हैं। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ होता है। लेकिन हुक्स लॉ में एक वर्ड आता है विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर हुक्स लॉ वैलिड है, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। इसलिए आपको मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट, देखिए ऑप्शन कहां पर है, अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक ही हुक्स लॉ वैलिड है। उसके बाद क्या होता है आप लोग को बताएं, कर्व ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला बताए थे, ऐसे करके जाएगा, फिर इस तरह से इस तरह जाकर आगे टूट जाएगा, बताया ना ऐसा। तो यहाँ जहां तक ये वैलिड है, मतलब प्रोपोर्शनल है, इलास्टिक लिमिट कहते बोलते हैं उसको, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये होता है हुक्स लॉ। ऑप्शन हो गया इसका ए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन ए आप लोग भी किए है ना। इसका मतलब ये कि आप लोग समझ रहे हैं और ध्यान दे करके पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। उल्टा सीधा आप लोग चैट करते हैं तो लगता है कि आप लोग ध्यान इसमें नहीं दे रहे, आप लोग चैट में ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, है ना। द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये भी फॉर्मूला है। लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या बोलते हैं? पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो क्या है देखिए, तो ये फॉर्मूला ही होता है लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऊपर में लेते हैं लैटरल स्ट्रेन और नीचे क्या लेते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। याद होगा अगर तो देख लीजिए, थोड़ा बहुत याद आएगा। लैटरल स्ट्रेन होता है डेल्टा डी बाई डी या माइनस डेल्टा डी बाई डी, और लॉन्गिट्यूडनल होता है डेल्टा एल बाई एल। इसको बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। ये भी आपका चैप्टर उसी का है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स उसी से है ना। सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फिजिक्स में, पहले 3 साल का पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करवा दीजिए प्लीज। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो है उसको देख लीजिए, आंसर तो किया हुआ है। इस बार का जो मॉडल सेट है उसको भी करिए, उससे भी क्वेश्चन आएगा पीवाईक्यू से, मतलब ऑब्जेक्टिव है ना, मैच करना थोड़ा टफ होता है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप लोग एक चीज और बोले हैं कि सब चैप्टर को आप लोग क्या करना है, एक बार रीड कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा फॉर्मूला रीड कर लीजिएगा, जो स्टेटमेंट वगैरह है, डेफिनेशन उसको रीड कर लीजिएगा। डेरिवेशन याद करना नहीं है तो एक बार सरफेसली चैप्टर को रीड जरूर कर लेना है, उससे सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। अब आप लोग का जैक बोर्ड का हालत जानते ही है क्या है, लेना कब चाहिए, एग्जाम कब ले रहा है, बच्चा आधा भूल गया। आप लोग तो 12th पढ़ने लगे हैं, 12th का बैच भी चल रहा है, हमको लगता है एक आधो चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं, तो उसके बाद भी अगर आपका 11th का आ रहा है तब तो मुश्किल होगा, आप लोग भूल भी गए हैं बहुत कुछ। तो इसमें जितना आपका गलती है उतना बोर्ड का भी गलती है, ठीक है। तो देखिएगा, 12th का न्यू बैच भी हम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम के बाद 12th का न्यू बैच भी स्टार्ट करेंगे। तो जो चल रहा है वो बैच तो चलते रहेगा, न्यू स्टार्ट करेंगे। तो आप पढ़ रहे हैं 12th, एग्जाम देना है 11th, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही ना। 12th में ये चीज का दिक्कत नहीं होगा, 12th एकदम बेहतर होगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। फिर भी 11th को पार करिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 atm। और 1 atm का वैल्यू क्या होता है? 1.013 10⁵ पास्कल। ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर है 1.013 10⁵ पास्कल। ये हो गया आपका, क्लियर है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन क्यों होता है? सरफेस टेंशन में क्या होता है, लिक्विड जो है अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। मिनिमाइज करेगा मतलब अंदर फोर्स लगेगा, अंदर फोर्स लगेगा ना। वाटर का मॉलिक्यूल अगर फैला हुआ है तो मान लेते हैं कि फैला जो हुआ है वो सामने आना चाह रहा है, मतलब स्फीयर कब बनेगा? जब पूरा सब के तरफ से मिलकर सामने आएगा। सामने आएगा मतलब सेम फोर्स लगेगा। अगर वाटर का मॉलिक्यूल्स है तो वाटर का मॉलिक्यूल्स को खींचेगा अपने तरफ, तब उसका एरिया मिनिमाइज होगा। सरफेस टेंशन क्या बताए थे कि लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, मतलब कम करना चाहता है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। कम कैसे करेंगे बताएं आप लोग? ठंडा के दिन में हम लोग सोते हैं पूरा नाक कान मुंह एक साथ करके, एकदम गोल बना करके, तो क्या करते हैं सब पूरे स्ट्रेच करके अपने आप को हम लोग गोल बनाते हैं। तो बॉडी पे ही फोर्स लगा रहा है ना, सेम फोर्स लग रहा है, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कोहेसिव फोर्स इसको बोला जाता है। जब सेम मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगे तो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। डिफरेंट पे लगेगा, जहां कहीं ऐसा शेप हो जाता है, ऐसा शेप, उसको बोलता है एडहेसिव फोर्स। लेकिन जहां पर सेम है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स।
तो ये जो है ये कोहेसिव फोर्स होगा, ये कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन आता है। तो सरफेस टेंशन किसकी वजह से आया? कोहेसिव फोर्स की वजह से। यहाँ पर ऐसा ही बोलता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछता है कि रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होता है? तो रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल होता है सरफेस टेंशन की वजह से। हम लोग यहाँ से पानी ऐसे गिलास से गिराते हैं, है ना, तो क्या होगा, पानी लेयर के फॉर्म में नीचे जाता है, नीचे जाते जाते क्या होता है, गोल गोल बूंद बन जाता है। देखो प्रैक्टिकल करके आप लोग भी। बूंद कैसे बना? इसका मतलब लिक्विड जो है अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहा, और सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फेयर का। इसीलिए कैसा शेप बनाएगा? स्फेरिकल शेप बनाएगा। बात आप लोग को तो बहुत पढ़ाए हैं, अब पता नहीं कितना याद है। पढ़ने के टाइम में आप लोग ध्यान देते हैं, कितना बार हम रटते थे कि नहीं, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो। टेस्ट भी लेते थे, टेस्ट में आधा लोग गायब भाग गए, ना टेस्ट का पेपर आपके पास है ना उसको डिस्कशन कर पाए आप लोग, तो आप लोग खुद जिम्मेवार हैं उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। जितना भी आप हाइड्रोलिक मशीन सुने हैं, कुछ भी आप हाइड्रोलिक लिफ्ट ले लीजिए, डिस्क ब्रेक ले लीजिए, हाइड्रोलिक ब्रेक जिसको बोलते हैं, पावर स्टीयरिंग ले लीजिए, या फिर जितना भी आपका मशीन से लगा रोड बनाने में बहुत बड़ा बड़ा मशीन देखते हैं, जेसीबी से लेके हर चीज, वो सब काम करता है पास्कल्स लॉ पे। सब किस पर काम करता है? पास्कल्स लॉ। प्रेशर एट ईच पॉइंट इन अ लिक्विड इज सेम, मतलब प्रेशर जो है वो ट्रांसफर होता है, या अगर आपका मतलब कि छोटा सा पोर्शन रहे या बड़ा सा पोर्शन रहे, प्रेशर हर जगह क्या होता है? प्रेशर सेम होता है। सेम प्रेशर की वजह से लार्ज फोर्स लगेगा, लार्ज एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स इनटू एरिया। बात समझ में आया? सॉरी, मतलब फोर्स बाय एरिया। तो एरिया तो अगर बड़ा है तो फोर्स जो है वो भी बड़ा हो जाएगा, तब ना सेम प्रेशर आएगा। अगर एरिया को आप बढ़ा रहे हैं, एफ भी बढ़ेगा आपका, तब तो प्रेशर सेम होगा। इसका मतलब ये है कि जहां पर बड़ा एरिया है वहां बड़ा फोर्स लगेगा, जहां छोटा एरिया है छोटा फोर्स लगेगा। मतलब आप लोग थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं डिस्क ब्रेक में और गाड़ी क्या होता है? रुक जाता है। पावर स्टीयरिंग में क्या था? बड़ी बड़ी गाड़ी, थोड़ा सा हम लोग छूते हैं ब्रेक को, ऐसे टच करते हैं, गाड़ी रुक जाता है। इतना बड़ा जो गाड़ी है, जो इतना हेवी लोड लेके जा रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा फोर्स का जरूरत है। लेकिन हम लोग का पास्कल्स लॉ की वजह से क्या होता है कि स्मॉल फोर्स लगाते हैं, प्रेशर ट्रांसफर होता है और वहां अपने आप लार्ज फोर्स लग जाता है, गाड़ी रुक जाती है। बात समझे? तो ये हुआ आपका पास्कल्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। एकदम ये डेफिनेशन है कि 1 केजी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। फॉर्मूला इसका होता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी या एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी, ये अगर 1 मोल होता है तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, तो स्पेसिफिक हीट हुआ एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भी आप लोग को बताए हैं। और 1 केजी के प्लेस पे 1 मोल बोलता तो होता मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ रहा है? तो ये ऑप्शन इसका हो गया स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ब्लैक सरफेस आर, ब्लैक बॉडी आप लोग को बताएं परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? जो पूरा ब्लैक दिखे वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ऐसा नहीं है। सन भी एक ब्लैक बॉडी है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन परफेक्टली ब्लैक तो नहीं है। तो क्या होगा, वो जो ब्लैक बॉडी होता है वो गुड एब्जॉर्बर होना चाहिए, परफेक्टली एब्जॉर्ब बोलिए, और गुड परफेक्टली इमिटर होना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर सकता है और पूरा का पूरा वो इमिट कर सकता है। देखिए तो ऑप्शन कौन सा है इसका? गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड इमिटर्स। गुड एब्जॉर्बर एंड गुड इमिटर, ये है। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, आप लोग एबीसीडी आंसर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख करके। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग बताए हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हो जाएगा। जो हीट हम लोग देते हैं वो किसमें खर्च होता है? 2 चीज में, वर्क डन में या चेंज इन का एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में। आप पानी को गर्म कर रहे हैं मान लिया जाए, तो पहले पानी क्या होता है? गर्म होता है। हीट दिए, पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वो भाप बना, या अगर ढक्कन लगा दिए तो ढक्कन उठने लगता है। तो पहला काम हुआ गर्म हुआ, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, उसमें खर्च हुआ हीट। और दूसरा वो ढक्कन जो ऊपर उठने लगा या सीटी मारने लगा, तो वर्क कर रहा है, तो वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। मतलब हीट जो दिया वो 2 काम किया, इंटरनल एनर्जी को चेंज किया और वर्क डन किया। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखिएगा। इससे जो है रिलेटेड बहुत सारा प्रोसेस आता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, वो सब इसी से मतलब कि बहुत सारा आंसर किया जा सकता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए
हाँ मैथ्स का भी लेंगे, कल मैथ्स का भी होगा, मैथ्स का भी लेंगे, मैथ्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को कल, है ना। कल पहले फिजिक्स के एग्जाम देकर के आइए, फिजिक्स के एग्जाम देने के बाद तुरंत आकर के आंसर की अपलोड कर देंगे आप लोग को, वीडियो में ही लाइव में ही ले लेंगे, 5-10 मिनट का तो काम है, आंसर मैच कर लीजिएगा, जो भी होगा जैसे भी होगा जैसा भी जाएगा, उम्मीद है अच्छा जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर मैथ्स का 1-2 घंटा के इंटरवल के बाद मैथ्स का क्लास ले लेंगे, लाइव क्लास, ठीक है। आप लोग को जहां तक हो पाएगा हमसे हम करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस CV 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल केल्विन दिया हुआ है। Cp इज क्या होता है फॉर्मूला, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है कि मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा, तो Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। तो यहाँ आप लोग को फाइंड क्या करना है, Cp फाइंड करना है, तो Cp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV प्लस R। CV कितना है, CV है 12.5 और R कितना हो 8.314, 8.3 लेते हैं R का वैल्यू, गैस कांस्टेंट का वैल्यू ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20.8, ऑप्शन चेक करिए, ये है 20.8 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मतलब नीचे ही लिखा हुआ है ये, जूल पर नीचे में है मोल और केल्विन, ठीक है, अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका Cp, है ना। Cp क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो Cv हो जाएगा। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल सर सुबह 5 बजे फिजिक्स, कल 5 बजे, तो ये हमारा बिल्डिंग में नहीं खुलता है भाई। अभी आप लोग फिजिक्स का कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद केमिस्ट्री का कर लीजिएगा, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ते रहिएगा, केमिस्ट्री भी तो पढ़ना है ना, दोनों पढ़ के जाना है। A Carnot engine operates between 500 Kelvin and 300 Kelvin. Its efficiency is, efficiency का फॉर्मूला क्या होता है, efficiency का होता है 1 minus T2 by T1 into 100 परसेंटेज efficiency, ये होता है, समझ गए बात को। तो ये हो गया 1 minus T2 कितना है 300 और T1 कितना है 500, है ना, इंटू क्या हो गया, इंटू हो जाएगा आपका 100, तो ये कैंसिल हुआ, एलसीएम लीजिएगा तो 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2/5 इंटू 100, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 40% आ जाएगा, कितना आ गया 40%, 40% आएगा ना, 40% हो गया, ये 40%, ये ऑप्शन हो गया 1 माइनस T2 बाई T1 2/5 ही आएगा ना, ठीक है, 40% होगा। बात तो सही है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, या सुबह या शाम से मैटर नहीं करता है कि सुबह 5 बजे क्लास ले रहे हैं, शाम में 7 बजे क्लास ले रहे हैं। आप लोग बहुत तेज बहुत हैं, आप लोग उसमें नो डाउट, आप लोग तेज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत दिमाग है आप लोग के पास, बस लगाते गलत जगह में, सही जगह में लगाइएगा तो बहुत ऊपर चला जाइएगा, एकदम टॉप पे टॉप करिएगा। लेकिन दिमाग दिया है भगवान, लगाते हैं गलत जगह में, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाते नहीं है, उल्टा सीधा जो है वो करना है। द एसआई यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इज, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट होता है, देखिए जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ये हुआ, कैसे लेंगे, E इक्वल्स टू फॉर्मूला हाफ KB इंटू टी होता है, हाफ KB इंटू टी, तो जूल हो गया एनर्जी का और T इधर आएगा तो क्या हो गया केल्विन, ऊपर जाएगा जूल पर केल्विन, है ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पहला बात तो आधा लोग को ये दिमाग में नहीं रहेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ था, पढ़े याद है कि नहीं है, याद थोड़ा थोड़ा सुना सुना लगेगा, लेकिन पता ही नहीं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, तो उसका सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि यूनिट कितना होगा, तो पहले आपको ये पता रहेगा तब तो E इक्वल्स टू हाफ KB इंटू टी होता है, तब ना आप निकालेंगे एनर्जी का जूल और टेम्परेचर का केल्विन, जूल पर केल्विन हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और फिजिक्स का रिकॉर्डेड क्लास जो आप लोग को भेज दिए हैं, है ना, 100 क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें पढ़िए बढ़िया से, बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं। इन SHM एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैक्सिमम मतलब निगेटिव तो होता है डायरेक्शन की वजह से, जिस समय सबसे मैक्सिमम होगा x का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन, जिस समय आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं उस समय आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो क्या हो जाएगा बिटवीन मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब एम्पलीट्यूड हो तो एम्पलीट्यूड कब होता है ऐसे ऐसे अगर आप स्विंग करते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यहां पर जाके होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। फिर इधर आगे एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड, तो जब एम्पलीट्यूड होगा तब आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, तो ये एक्सट्रीम हुआ, ये मीन हुआ और फिर ये एक्सट्रीम हुआ,
तो एक्सट्रीम पोजीशन इसका आंसर हो जाएगा SHM का। SHM से भी एक आध क्वेश्चन जैसा भी रहेगा लेकिन रहेगा, ठीक है, देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट में आइए, इन SHM एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट, SHM में एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? वो सेम क्वेश्चन रिपीट करिए क्या? 38 नंबर लग तो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, रिपीट कर गया हो तो सेम चीज हो जाएगा। चलिए एक्सट्रीम पोजीशन ये हो गया 38 ही है। 39 में आइए, अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के हैज मास एम अटैच्ड, टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड निकालते कैसे हैं? टाइम पीरियड जो होता है F इक्वल्स टू लेते हैं माइनस के एक्स या के एक्स लेते हैं। F को लिखते हैं हम लोग क्या? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस के एक्स। ये फॉर्मूला होता है SHM का, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स का। तो यहां से माइनस माइनस कैंसल, एक्स और एक्स कैंसल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के बाई एम। तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा को आप क्या लिखिएगा? ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू रूट के बाई एम। उल्टा कीजिएगा इसको अगर, तो t बाई 2 पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट m बाई के, और अगर 2 पाई को मल्टीप्लाई करिएगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई के। देखिए t इक्वल्स 2 पाई रूट m बाई के। वैसे याद अगर रहा आप लोग को, इतना नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला टिक मार लेंगे, याद रखिएगा। ये टाइम पीरियड इसका है और एक टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का होगा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन और है, देख लीजिए। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली, ये डायरेक्ट वैल्यू, जैसे आप इसके वेलोसिटी का वैल्यू याद रखते हैं 11.2 होता है, उस तरह से साउंड का स्पीड याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो एयर में होता है 331, ऑप्शन देखिए तो 331 मीटर पर सेकेंड ये होता है। समझ में आया? अब आइए, when two waves of the same frequency and same amplitude travel in the opposite direction then they form, एक वेव इधर से जाएगा और एक वेव इधर से आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम, फ्रीक्वेंसी भी दोनों का सेम, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक जाएगा आगे और एक जाएगा किधर? पीछे, ऐसे। तब ये जो वेव बनाता है, इस वेव को बोलते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव आप लोगों को क्लास में बढ़िया से पढ़ाए थे, नोड, एंटी नोड। जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसको एंटी नोड बोलेंगे, जहां पर 0 होगा वहां पे नोड बोलेंगे, फिर एंटी नोड आएगा, फिर नोड आएगा, फिर एंटी नोड आएगा, है ना, उसका फिर नोड आएगा। ऐसा फिगर आप लोग को बताए थे, याद रखिएगा। तो नोड एंटी नोड से भी क्वेश्चन जो है वो आता है। सर और एक वीडियो चाहिए हमें 100 क्वेश्चन का, है ना, 100 क्वेश्चन वीडियो का और देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा ठीक, कोशिश किया जाएगा, कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर हो पाएगा तो, है ना। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो जानते हैं यहाँ का टाइमिंग थोड़ा सा मेरा अलग है ना, टाइमिंग की वजह से हम ज़्यादा लेट तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, और सुबह भी है, देख लेते हैं, फिर भी अगर पॉसिबल होगा तो हम कर देंगे। ये हो गया, एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दे दिया आप लोग को, 41 है। वेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये तो हो गया, कौन सा ये हो गया? स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछता है आप लोग को बोर्ड में वो 40 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहीं बढ़ गया होगा, 41 क्वेश्चन है। सेम पैटर्न को फॉलो किए हैं हम, इसमें आप लोग को जो बोर्ड दिया है सेट, उसको किस कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, सारा एनालिसिस करने के बाद जो हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है वो आप लोग को दिए हैं। उम्मीद है इतना करने के बाद आप लोग को कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेगा। सर फिजिक्स का एक और क्लास अगर देंगे तो रिकॉर्ड करके नहीं देंगे, क्लास देंगे तो लाइव ही क्लास दे पाएंगे, रिकॉर्ड करके बहुत मुश्किल होता है। रिकॉर्ड करिए, उसको फिर मतलब कन्वर्ट करिए, उसके बाद फिर उसको अपलोड करिए, बहुत मुश्किल होता है। तो उम्मीद है आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। आप लोग इस तरह से तैयारी करते रहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा एग्जाम कैसा गया, जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग को एग्जाम के लिए वेरी 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 ऑल द बेस्ट, है ना। और अब जितना अच्छा आपको जा सकता है वो करने की कोशिश करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हाँ जी आएगा।